हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम चंद्रयान 3 के बारे में कुछ तथ्य जो हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कल शाम 6:04 पर जो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर था, उसने सेफली चंद्रमा के साउथ पोल में लैंड किया, जिसके कारण भारत दुनिया का चौथा ऐसा राष्ट्र बना जिसने सेफली जो है चंद्रमा पर लैंड किया। साथ ही साथ यह दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्र बना जिसने पहली बार चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया। तो हम कुछ तथ्य जान लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। तो इसके लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में कि कल जो हमारा विक्रम लैंडर है वो सेफली आपका चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर गया है। तो हम बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। तो जो इससे पहले आपके जो चंद्रयान 1 और 2 आया था, जो पहला चंद्रयान 1 जो आया था, जो आपका 2008 में आया था, उसका उद्देश्य था चंद्रमा की ऑर्बिट में या कक्षा में घूम, जो कि सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, लेकिन क्या हुआ, जो आपका विक्रम लैंडर है उससे संपर्क नहीं हो पाया, जिस कारण ये जो अभियान था वो असफल रहा। इसके बाद जो है 14 जुलाई 2023 को आपका चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके रॉकेट का नाम LVM-3 था और इसे आपका श्रीहरिकोटा यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। ठीक है, जो कि आपकी आंध्र प्रदेश में का एक आइलैंड है, टापू है। ठीक है, वहां से इसे लॉन्च किया गया। जो एजेंसी थी जिसने इसे लॉन्च किया, जो कि हमारी एजेंसी है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसे लॉन्च किया। ठीक है, और अगर हम इसके पेलोड की बात करें तो इसका 3900 kg का पेलोड था। ठीक है, और अगर हम इसके व्हीकल की बात करें, रॉकेट का जो व्हीकल था LVM लॉन्च व्हीकल स्मार्ट, ये देश का सबसे भारी रॉकेट है। अब अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके जो उद्देश्य थे वो थे चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, जो कि कल शाम 6:04 पर पूर्ण हुआ। रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, यानी जो आपका रोवर है, ठीक है, प्रज्ञान रोवर है, और आपका जो आपका लॉन्चर है वो आपका कौन सा था, जो आपका लैंडर था, आपका विक्रम लैंडर। तो अब जो आपका रोवर है, लैंडर है, ये क्या करेंगे, ये वहां पर घूमकर जो है वैज्ञानिक प्रयोगों को करें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। ठीक है, इसरो जो है हमारी स्पेस एजेंसी है। इसका जो है ये जो है 15 अगस्त 1969 पर ये बना। ठीक है, और इसके फाउंडर थे आपके विक्रम साराभाई। इसको हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु यानी कर्नाटका में स्थित है। अगर हम इसके जो SDSC हैं, जो इनके हेड हैं अभी, वो कौन है, सॉरी, जो इनके हेड है वो कौन है, इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, डॉक्टर S सोमनाथ। डॉक्टर S सोमनाथ इसके क्या है, हेड है। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया, या मेन इसका जो लॉन्चिंग पैड है वो कहाँ है, आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में, तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी चालक के सिरों पर विभव अंतर बनाए रखने में सहायता करता है।
यानी आपके पास कोई चालक है या कोई भी सर्किट या परिपथ है, उसके दो सिरों के बीच में अगर आपको विभवांतर बनाए रखना है तो किस डिवाइस का या किस उपकरण का आप उपयोग करते हैं? बेसिकली जब भी हम किसी परिपथ यानी सर्किट की बात करते हैं तो सर्किट में दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को बनाए रखने के लिए हम बैटरी का उपयोग करते हैं। बैटरी, जैसे कि आप जानते हैं, बैटरी क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सेलों का संयोजन। तो हम बैटरी या फिर सेल की बात करें, जब हम सिंगल एक सेल को लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? सेल। तो सेल या अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी के माध्यम से ही हम किसी भी चालक में, कोई भी चालक है, कोई भी सर्किट है, उसके दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे, अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल is one of the device that helps to maintain a potential difference across a conductor. एक या अधिक विद्युत सेलों से युक्त बैटरी उन उपकरणों में से एक है जो एक कंडक्टर में विभवांतर बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, तो अगर हम बैटरी की बात करें, बैटरी क्या होती है? बैटरी आप जानते हैं, दो या दो से ज्यादा सेलों का कॉम्बिनेशन। तो जो आपका सेल या फिर बैटरी है, यही किसी भी चालक, किसी भी कंडक्टर के दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम बैटरी की बात करते हैं या सेल की बात करते हैं तो इसके दो सिरे हैं, एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल, एक आपका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और यही जो इसके दो धन और ऋण टर्मिनल है, यही पोटेंशियल क्रिएट करते हैं या विभवांतर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसी के कारण ही किसी सर्किट में, किसी परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर पाते हैं, फ्लो कर पाते हैं। और आप ये जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है या जो ये चार्जेस हैं, इनके फ्लो को, इनके प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि बैटरी या सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से ही हम जो है विभवांतर को बना पाते हैं, विभवांतर को क्रिएट कर पाते हैं, और जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है या जो चार्जेस हैं, आवेश हैं, वो सर्किट में फ्लो कर पाते हैं यानी प्रवाहित हो पाते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, what is meant by saying that the potential difference between two points is 1 volt? यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? यानी आपसे ये कहा गया है कि जब ये कहा जाता है कि किसी भी चालक के दो बिंदुओं के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो अगर 1 वोल्ट है तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, अब जब भी हम बात करते हैं विभवांतर की, तो विभवांतर क्यों क्रिएट किया जाता है? ताकि आपके जो चार्जेस हैं, जो आवेश हैं, वो आपके सर्किट में या उन दो बिंदुओं के बीच में मूव कर सके, गति कर सके। अब अगर हम किसी भी एक चार्ज को, कोई आपके पास आवेश है, ठीक है, चार्ज है, आवेश है, जिसका चार्ज या आवेश 1 कूलम है, अगर हम उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दो बिंदुओं के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी विभवांतर है, वो 1 वोल्ट है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, आप ये जानते हैं कि V बराबर W/Q होता है। अगर हम किसी 1 कूलम चार्ज को दो बिंदुओं के बीच में लेके जाते हैं और हम इसको मूव कराने में 1 जूल का कार्य करते हैं, तो यानी इन दो बिंदुओं के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है या विभवांतर है वो 1 वोल्ट है। ठीक है, when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another, it is said that the potential difference between 2 points is 1 volt.
जब एक कूलम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो यह कहा जाता है कि दो बिंदुओं के बीच में विभव अंतर 1 वोल्ट है। ठीक है, यानी कि जब दो बिंदुओं के बीच में किसी एक कूलम चार्ज को हम लेके जाते हैं और जो कार्य उस पर किया जाता है तो वो अगर 1 जूल है, तो यानी कि जो इसका विभव अंतर है वो 1 वोल्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपका अगला प्रश्न है, हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले प्रत्येक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जानी चाहिए। यानी आपके पास एक कूलम का चार्ज है, ठीक है, उसको आपको 6 वोल्ट बैटरी से पास कराना है, तो आपको उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इस विभव अंतर से पास हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। आपको यहाँ पे जो है V यानी विभव अंतर या जिसे आप वोल्टेज कहते हैं वो दिया गया है। कितना दिया गया है, 6 वोल्ट। अगर हम चार्ज की बात करें, ठीक है, आवेश की बात करें, ठीक है, आवेश की बात करें, चार्ज की बात करें, यानी Q की अगर हम बात करें तो चार्ज कितना बोला गया है आपको, 1 कूलम। ईच कूलम बोला है, यानी प्रत्येक कूलम, 1 कूलम की बात की। अब यहाँ पे आपसे एनर्जी की बात की गई है कि एनर्जी कितनी चाहिए होगी। तो बेसिकली जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे वर्क डन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप ये जानते हैं एनर्जी को आप वर्क के फॉर्म में देख सकते हैं। तो W बराबर आपका फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू, या हम कह सकते हैं कि जो आपका वर्क डन है, ठीक है, यहाँ पे हम ऊर्जा जो है इसी से निकालेंगे, बराबर W बराबर V इंटू क्यू। V कितना है आपका, 6 वोल्ट, Q है 1 कूलम, तो यानी 6 जूल, यानी 6 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी किसी एक कूलम चार्ज को 6 वोल्ट बैटरी से पास कराने में या वहां से उसको मूव कराने। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। 6 joule energy is needed by each coulomb of charge ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे, आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। On what factors does the resistance of a conductor depends? चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। यानी आपसे ये कहा गया है कि जो चालक है उसका जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है।
अगर हम रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की बात करें तो रेजिस्टेंस का आपका फॉर्मूला होता है रोह एल अपॉन ए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है आर बराबर रोह एल अपॉन ए, जहां आर क्या है आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, रो क्या है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, एल जो है चालक की लंबाई है, और ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब यहां से आप एक चीज देख सकते हैं कि जो आपका प्रतिरोध है वो किन किन कारकों के ऊपर निर्भर कर रहा है, वो कंडक्टर या चालक की लंबाई के ऊपर निर्भर कर रहा है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर निर्भर कर रहा है, ठीक है। और वह जो चालक है वो किस चीज का बना है उसके ऊपर भी वो निर्भर कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, प्रतिरोध की बात करें, तो ये आपका टेम्परेचर के ऊपर भी निर्भर करता है, यानी तापमान के ऊपर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। अब ये कारक कौन कौन से हैं? पहला है तापमान यानी टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र। लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी कंडक्टर की लंबाई, और चालक का ये पदार्थ की प्रकृति, यानी जो चालक है वो कैसे पदार्थ का बना। अब जैसे हमने बात करी R बराबर रोह एल अपॉन ए होता है, तो यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि जब भी हम प्रतिरोध की बात करते हैं तो प्रतिरोध रोह एल और ए के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम एरिया की बात करें या क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल की बात करें, तो अगर कोई भी कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये आपस में कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया कम होगा रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। इसी तरीके से अगर हम लंबाई की बात करें, ठीक है, अगर चालक की लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, चालक की लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of a same material when connected to the same source fire? क्या एक ही स्रोत से जुड़े होने पर मोटे तार या उसी सामग्री के पतले तार के माध्यम से धारा अधिक आसानी से प्रवाहित होगी, क्यों? आपको ये कहा गया है कि जो करंट का सोर्स है, ठीक है, धारा का जो स्रोत है वो क्या है आपका सेम है। बस आपके पास दो कंडक्टर है, चालक है, जो कि तार के रूप में आपको यहाँ दिए गए हैं, और एक तार मोटी है और दूसरी पतली है। तो आपको बताना है कि क्या दोनों से जो करंट फ्लो होगा, धारा जो प्रवाहित होगी वो सेम होगी या अलग अलग। यहाँ पे आपसे धारा के बारे में पूछा गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं R बराबर होता है आपका रोह एल अपॉन ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर तार की लंबाई ज्यादा है तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, तार की लंबाई कम है तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कम हो। अब यहाँ से इस फॉर्मूले से आपको साफ साफ ये पता चल रहा है, क्योंकि एल क्या दर्शाता है, कंडक्टर या चालक की लंबाई को। अब आपके पास ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है, यानी आप ये देख सकते हैं कि जो आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से आप इस तरीके से लिखेंगे V अपॉन R बराबर I। तो आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है और जो करंट है, धारा है, ये दोनों आपस में कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर किसी तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उससे धारा कम प्रवाहित होगी।
इसी तरीके से अगर किसी तार का या कंडक्टर का रेजिस्टेंस प्रतिरोध कम होगा तो धारा जो है आपकी अधिक प्रवाहित होगी। अब यहाँ पे R और V का जो रिलेशन है वो इनवर्स है और यहाँ पे R और L का रिलेशन डायरेक्ट। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, जो तार है वो सेम मटेरियल की बनी है लेकिन उसकी जो मोटाई है वो पतली या मोटी है। तो अगर हम मोटाई की बात करें तो ये आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इसको समझते हैं। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, ठीक है, यानी तार की मोटाई की, तो जिस तार की मोटाई ज्यादा होगी उस तार का रेजिस्टेंस कम होगा, जिस तार की मोटाई कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या है, इनवर्स। अब यहाँ पे कहा गया है कि तार कैसी है, मोटी है, एक तार मोटी है और दूसरी तार कैसी है, पतली है। मोटी तार की बात करें तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इस केस में, थिक वायर के केस में रेजिस्टेंस जो है आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा। अब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की बात करें तो करंट कितना फ्लो करेगी, करंट ज्यादा फ्लो करेगी, ठीक है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, मोटी तार की बात, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पतली तार की बात करें, तार कैसी है आपकी, पतली, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या ए क्या है आपका, कम है। तो ए कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध अगर ज्यादा है तो करंट कम फ्लो करे, ठीक है। तो जब आप देख सकते हैं तार मोटी है तो करंट क्या हो रहा है, ज्यादा फ्लो कर रहा है, धारा ज्यादा प्रवाहित हो रही है। पतली तार में करंट कम फ्लो कर रही है, यानी मोटी तार पे धारा ज्यादा आसानी से प्रवाहित हो सकती है पतली तार के कंपैरिजन में, या उससे अगर हम इसकी तुलना करें, ठीक है। अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज गिवन बाय द इक्वेशन, प्रतिरोध समीकरण द्वारा दिया जाता है। प्रतिरोध की समीकरण क्या है आपकी, R बराबर रो L अपॉन ए। यहाँ पे रो क्या है, आपका जो पदार्थ है उसकी रेजिस्टिविटी है, यानी बेसिकली ये जो आपका तार है या जो भी आपका चालक है उसकी प्रकृति को दर्शाता है। L क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ वायर, यानी तार की लंबाई। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, यानी नॉर्मल भाषा में कहें तो तार की मोटाई, ठीक है, उसका एरिया। From the equation, it is evident that the area of cross section is inversely proportional to resistance. अब इस इक्वेशन से क्या पता चला आपको कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Therefore, the thinner the wire, तो इसलिए जितनी ज्यादा थिन होगी वायर, the more resistance and vice versa, इसलिए धारा क्या होगी, अगर तार पतली है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और अगर तार मोटी है तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं hence current flow more easily through thick wire than thin wire। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो धारा है वो मोटी तार से ज्यादा आसानी से पास हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है पतली तार के कंपैरिजन में, यानी पतली तार की तुलना। रोह तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता है, तार की लंबाई L है, ए क्या है आपका, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। समीकरण से यह स्पष्ट है कि तार के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र
प्रतिरोध के व्युत्क्रमणापाती होता है, इसलिए तार जितना पतला होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। इसके विपरीत इसलिए पतली तार की तुलना में मोटी तार से धारा अधिक आसानी से प्रवाहित हो पाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा, साथ ही साथ नोट भी किया होगा। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।